and carrying on the legacy, I guess. Just a second. So today the webinar is on the recent updates that we have on Income Tax Act and whatever Finance Act 2021 has updated. इसमें मोस्टली वही कवर्ड हैं जो कि हमारे असेसमेंट के 2021 और 22 में रेलेवेंट हैं. उसके अलावा TDS के प्रोविजन एंड ऑल ऑफ दैट भी कवर कर लिए, सो दैट जो भी रिसेंटली चेंजेस आ रहे हैं वी कैन गो थ्रू देम. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. रिसेंटली रेजिडेंसी रूल्स में बहुत चेंजेस आए हैं. हम लोगों को बेसिक्स तो पता ही है, सेक्शन 6 में जैसे दिया हुआ है कि अगर आप 182 डेज ज्यादा अगर इंडिया में रहते हैं तो आप रेजिडेंट हो जाते हैं. उसके अलावा द अदर कंडीशन इज कि अगर आप 60 डेज से ज्यादा इस प्रीवियस ईयर में, पर्टिकुलर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में रहते हैं एंड उससे 4 साल पहले 365 डेज से ज्यादा रहते हैं तो आप रेजिडेंट हो जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस अभी जो उसमें चेंजेस आए हैं, जो एक्सप्लेनेशंस डली हैं वो कुछ इस तरीके से हैं. जो पहले से एक एक्सप्लेनेशन हमारे पास है वो है रिलेटेड टू इंडियन सिटीजन जो कि मेंबर ऑफ क्रू मेंबर है एक इंडियन शिप का, और या फिर कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जाता है इंडिया से, तो 60 डेज की जो कंडीशन है वो 182 डेज हो जाती है. एंड अगर नए वाले जो हमारे अमेंडमेंट आए हैं वो कहते हैं कि अगर एक इंडियन सिटीजन है या कोई इंडियन ओरिजिन का बंदा है, वो अगर इंडिया में विजिट के लिए आता है तो 60 डेज हम 182 डेज की तरह रीड करेंगे. एंड नाउ एक और चीज डाल दी गई है कि अगर आपकी इनकम जो है फॉरेन सोर्सेज के अलावा, दैट मीन्स इंडियन सोर्सेज की जो इनकम है वो 15 लाख से ज्यादा है, तो आपके ये 60 डेज हम लोग 122 डेज रीड करेंगे. बाय दिस वे दे आर ट्राइंग टू कवर मोर पीपल जो कि NRIs रह के अपनी बाकी इनकम की किसी ना किसी वजह से रेजिडेंट नहीं होते हैं और फिर उनकी सारी इनकम टैक्सेबल नहीं होती है, तो वो अब यहाँ कवर हो जाएंगे. सिमिलरली एक और सबसेक्शन 1A डाल दिया है जो कहता है कि 1 में जो मर्जी लिखा है उससे कोई हमें मतलब नहीं है, कि उसका कोई भी रेजिडेंशियल स्टेटस जो 1 में आ रहा है उसको हटा देंगे नॉटविथस्टैंडिंग. अब रेजिडेंशियल स्टेटस बेसिस देखा जाएगा कि अगर आपके 15 लाख से ऊपर इंडियन सोर्सेज इनकम है तो आपको, और आप किसी और कंट्री में किसी और टेरिटरी में फॉर रीजन ऑफ रेजिडेंस और एनी रीजन की वजह से अगर आप रेजिडेंट नहीं होते हो वहां पे और आप वहां टैक्सेबल नहीं हो रहे हैं तो आप इंडिया में टैक्सेबल हो जाएंगे अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो, और 15 लाख से ऊपर आपकी इनकम है तो. सिमिलरली HUF का भी उन्होंने ये तो अमेंडमेंट में नहीं है. HUF हमारा रेजिडेंट तब होता है कि हर केस में ही होता है, अदरवाइज अगर कंट्रोल या मैनेजमेंट हमारा आउटसाइड इंडिया है सिर्फ उस केस में नॉन रेजिडेंट होता है. मूविंग अहेड, अब RNOR स्टेटस कैसे मिलेगा इन केस अगर आप रेजिडेंट बन गए ऑन एज पर सबसेक्शन 1, तो अब वो नॉन रेजिडेंट जो है वो रेजिडेंट जो है वो क्या नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो सकता है? लेट्स सी. द फर्स्ट 2 प्रोविजंस तो हमें ऑलरेडी पता है जो एक्ट में है. एक प्रोविजन ऑलरेडी है कि आप अगर पिछले 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में से 9 प्रीवियस ईयर्स में नॉन रेजिडेंट रहे हो, या फिर आप पिछले 7 प्रीवियस ईयर्स में 729 डेज या उससे कम आप इंडिया में रहते हो, तो आप रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट बन जाते हो. सिमिलरली HUF का भी यही प्रोविजन है कि अगर उसका मैनेजर है और वो नॉन रेजिडेंट है इन आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स 9 ईयर्स में, तो या फिर 7 ईयर्स में आपके 729 डेज से कम है तो आप भी HUF भी RNOR हो जाता है. नाउ एक और प्रोविजन ले आए हैं कि अगर आप बाय वर्च्यू ऑफ सबसेक्शन 1 जिसमें 120 डेज की हमारी कंडीशन लिखी है, अगर आप 120 डेज से ज्यादा और 182 डेज से कम रह रहे हैं इंडिया में और आपके इंडियन सोर्सेज की इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो आप रेजिडेंट होते हैं लेकिन आप नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होते हैं.
अगर 182 डेज से ऊपर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वहां तो स्ट्रेट अवे हमारा रेजिडेंट की बात आ जाती है और ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होते हैं। सिमिलरली आपके सबसेक्शन 1A में वो बोलता है कि आप अगर किसी और टेरिटरी में टैक्सेबल नहीं है और आपकी 15 लाख से ऊपर इंडियन सोर्सेज इनकम है, तो आप फिर नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप ये डीमिंग सेक्शन में कवर हो रहे हैं। तो वो आपका RNOR होता है। मैंने एक टेबल बनाया है यहाँ पे, आप एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हैं, आप एक बार अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं इसको करने के लिए। सो लेट्स से फर्स्ट केस में हमारे नॉन रेजिडेंट जो है वो विजिट करते हैं इंडिया, और उनकी इनकम हमारी 15 लाख से कम है इंडियन सोर्सेज वाली, बट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो 185 डेज के लिए रहते हैं इंडिया में, और उसके 4 सालों में 420 डेज के लिए रहते हैं, तो वो स्ट्रेट रेजिडेंट हो जाते हैं, कोई उसमें वो नहीं है। नाउ मैं इसमें ये चीज भी डाल दी है कि 10 प्रीवियस ईयर्स में से 9 में वो नॉन रेजिडेंट है, और पिछले 7 सालों में भी उनका 729 डेज से लेस आ रहा है, तो वो RNOR स्टेटस ले लेते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जिसमें हमारी अगेन INR 15 लाख से कम है इंडियन इनकम, और विजिट पे आया है नॉन रेजिडेंट। अब 160 डेज हमारी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर दिस पर्सन हैज स्पेंट इन इंडिया। नाउ हमारी कंडीशन जो है, अगर आप 15 लाख से ऊपर है तब 120 डेज रीड किया जाता है। अगर आप 15 लाख से नीचे इनकम ला रहे हैं तो उसमें आपका 120 डेज नहीं 182 डेज ही रीड किया जाएगा, और 182 डेज प्लस 375 डेज आपके 4 सालों में पहले के भी हैं। तो हमारे ये केसेस नहीं देखने, हम सीधा का सीधा नॉन रेजिडेंट कहते हैं, क्योंकि 182 डेज हमारा उधर कवर नहीं हो रहा है। सिमिलर, अब अगर नॉन रेजिडेंट की इंडियन इनकम जो है वो 15 लाख से ऊपर है, तो 154 डेज अगर वो रहता है, नाउ वी हैव टू सी 120 डेज। अब 120 डेज और 365 डेज 4 इयर्स के दोनों हमारे कवर हो रहे हैं, तो वो रेजिडेंट तो हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम ये 10 और 9 वाला जो केस है, और जो 7 इयर्स में 729 डेज वाला केस है, वो नहीं देखेंगे, क्योंकि डायरेक्टली एक अलग से सब उन्होंने क्लॉज डाल दिया है, जहां पे वो कहते हैं कि अगर आप इस केस में फॉल हो रहे हैं, जहां पे 120 डेज या 182 डेज के बीच में आप रहते हैं प्रीवियस ईयर में, तो आप स्ट्रेट अवे RNOR हो। नाउ व्हेन इट कम्स टू नॉन रेजिडेंट जिसकी 15 लाख से ऊपर इनकम है, और अब वो 182 डेज से भी ज्यादा रह रहा है, और उसकी वो इन स्ट्रेट अवे रेजिडेंट बन जाता है, एंड इसको RNOR स्टेटस भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 182 डेज ज्यादा ही रह रहा है, तो यहाँ पे इसका वो चीज कवर नहीं होगी। और इसके अलावा अगर आप किसी और टेरिटरी में टैक्सेबल नहीं है, जो लास्ट एग्जांपल है आप उसमें देख सकते हैं कि इवन दो उसके नंबर ऑफ डेज कम है, बट वो RNOR स्टेटस होल्ड कर रहा है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, बिकॉज वो किसी और टेरिटरी में टैक्सेबल नहीं है, और उसकी इंडियन सोर्सेज इनकम जो है 15 लाख से ऊपर है। सो एज आई थिंक you all must be knowing कि 2019-20 के प्रीवियस ईयर में CBDT ने रिलैक्सेशन दे दिया था कि अगर आप फॉर अ ब्रीफ पीरियड, अगर आप कोविड की वजह से यहाँ पैंडेमिक की वजह से आप इधर रह गए थे और इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं चल रही थी, तो आप इतना पीरियड अपने स्टे से एक्सक्लूड कर सकते हैं। लेकिन इसी सिमिलरली इस साल भी बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस गए CBDT, एंड उन्होंने यही बोला कि हम यहीं पे स्ट्रैंड हो चुके हैं एंड वी कैन नॉट गो टू आवर रिस्पेक्टिव कंट्रीज, तो अब हमें रिलैक्स बट CBDT ने मना कर दिया। CBDT ने एक सर्कुलर इशू किया, और उसमें पूरा उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि आपका शॉर्ट पीरियड ऑफ स्टे जो है वो 182 डेज में वैसे ही कवर नहीं होगा, और अगर इन केस होता भी है, तो अगर आप किसी और स्टेट में रेजिडेंट हैं, हमारे मोस्ट केसेस में DTAAs होते हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स, जिसमें डुअल रेजिडेंसी के केसेस और डुअल टैक्सेशन के केसेस कवर हो जाते हैं। तो CBDT ने कहा कि आप वहां पे अपना डबल टैक्सेशन अगर कुछ हो रहा है तो आपको वो माफ हो जाएगा, आप वहां से जा सकते हैं। तो देयर इज नो रिलैक्सेशन फॉर दिस ईयर, एंड बस इतना दे दिया गया है कि अगर इनकेस फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो एक फॉर्म NR है, आप वो भरो, आप सबमिट करो, और बोर्ड फिल
look into it कि maybe if the relaxation is supposed to be provided या कुछ भी relief देना जरूरी है. Next है no depreciation on goodwill. So I think अभी तक I think all of us must have seen कि goodwill पे most cases में we have seen depreciation charge करते हैं. Intangible assets में अपना rights हो गए, brand name, everything, हम लोग सब चीजों पे depreciation amortization करते हैं. लेकिन अब क्लियर कट बोल दिया गया है एक्ट में कि नहीं करना है, और उसके लिए बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं. पहले एक्ट में कुछ स्पेसिफिक नहीं था कि गुडविल आपका कोई डेप्रिशिएट होगा या नहीं होगा, बट अब उन्होंने ये चेंजेस ले आए हैं. सो एज यू कैन सी, फर्स्टली ब्लॉक ऑफ एसेट हमारा सेक्शन 211 में, वहां पे उन्होंने स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया है गुडविल को, बिजनेस की या प्रोफेशन की. सिमिलर उन्होंने अमेंडमेंट करी है सेक्शन 32 में, जो हमारा डेप्रिसिएशन का सेक्शन है, वहां पे भी उन्होंने गुडविल को बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया है. नाउ सेक्शन 50 जो है, वो हमारे को ये कहता है कि अगर कोई गुडविल हमारी असेसमेंट 1 अप्रैल 2020 में आ रही है किसी ब्लॉक में, और उस पर हमने डेप्रिसिएशन भी पहले लिया हुआ है, तो अगर आप उसको सेल कर रहे हैं तो उसकी कैसे टैक्सेशन होगी, क्योंकि सेक्शन 50 हमें बताता है आपके ब्लॉक ऑफ एसेट्स अगर सेल हो रहे हैं तो आपको अगर जो भी ऊपर मिल रहा है WTV से वो STCG हो जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. एंड अगर आपका ब्लॉक ऑफ एसेट खत्म होता है तो भी आपका वो खत्म होके आप उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लेकर जाते हैं. नाउ यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि ये WTV और STCG एज पर प्रिस्क्राइब्ड वे में होगा, which has not been yet provided. The clarity is still yet to be provided on this note. Similarly, section 55 में cost of acquisition for goodwill, trademark, brand name, etc. उन्होंने वहां पे define कर दिया है इसको कि क्या होगा. उसमें उन्होंने cases बताए हैं कि अगर आपने किसी प्रीवियस ओनर से, जैसे आपने परचेज किया है कुछ, उसमें गुडविल आ रही है, तो आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी परचेज प्राइस. नाउ अब ये सब कुछ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात जो हो रही है, अब ये हो रही है कि अगर आप कभी सेल करते हैं तो आपकी जो गुडविल की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो क्या होगी, और उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगा, वो एज इट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप अपनी सेल कंसिडरेशन से लेस करेंगे, और आपका जो भी गेन होगा वो आप टैक्स करेंगे. तो अगर आपने किसी प्रीवियस ओनर से खरीदा, जब खरीदा तो आप उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका परचेज प्राइस होगा. अगर आपने कोई और मोड्स में, जो कि होते हैं अपना 49 सेक्शन में, जो मोड्स क्लॉजेस 1 to 4 में प्रिस्क्राइब्ड हैं, जैसे कि गिफ्ट हो गया, इनहेरिटेंस एटसेट्रा, विल हो गया, तो इन केसेस में आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, वो जो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था वो आपका भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा. और इन एनी अदर केस उन्होंने बोल दिया कि अगर आपका कोई परचेज नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल है. तो मतलब अगर आप कभी सेल कर रहे हैं, आपकी जनरेटेड सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, तो वो निल मानी जाएगी, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एकदम निल होगी. प्रोवाइजो टू सेक्शन 55 कहता है कि अगर इन केस आपने गुडविल एक्वायर करी है प्रीवियस ओनर से डायरेक्टली या कैसे भी, और आपने उस पे 1 अप्रैल 2021 से पहले डेप्रिसिएशन भी लिया है किसी भी असेसमेंट ईयर में, जो कि 1 अप्रैल 2021 से पहले है, तो आप उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कंप्यूट करेंगे वो करेंगे परचेज प्राइस जो आपने जिस पे परचेज किया, लेस जितना डेप्रिसिएशन आपने ड्यूरिंग दीज ईयर्स उसके ऊपर ले लिया है, तो आप वो उसमें से रिड्यूस कर देंगे. आई थिंक हम सबको पता होगा अच्छे से, अभी एक नया टैक्स रिजीम आया है जिसमें इन्होंने स्लैब रेट्स बहुत कम कर दिए हैं, एंड दिखने में बहुत फैंसी है, बहुत अच्छा लग रहा है कि स्लैब रेट्स इतने कम हो गए हैं. बट एक बार जरा देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीजें नहीं मिल रही हैं. तो आप एक बार स्लैब रेट्स देख सकते हैं यहाँ पे कि ओल्ड टैक्स रेट्स हमारे क्या हैं और न्यू टैक्स रेट्स क्या हैं. 250 तक से बिल्कुल बराबर है. 250 to 5 lakh it's 5% as it was in the old scheme. Now 5 lakh to 750 तक आपका 10% है न्यू स्कीम में, ओल्ड स्कीम में 20 है. एंड 750 to 10 आपका 15% है न्यू स्कीम में.
10 to 1250 आपका 20 है, 1250 to 15 आपका 25 है, और 15 के ऊपर 30% है। सरचार्ज में कोई डिफरेंस नहीं है, रिबेट हेल्थ एंड एजुकेशन से सब बराबर है दोनों केसेस में। ये तो हमारे स्लैब रेट्स हो गए ओल्ड वर्सेस न्यू। लेट्स लुक एट दी डिडक्शंस जो आपको नहीं मिल रही हैं। ये डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगी अगर आप न्यू स्कीम में जाते हैं, तो जिसमें आपके मोस्टली सैलरी के सारे अलाउंसेस आ जाते हैं, LTA, HRA, एनीथिंग। माइनर की इनकम कोई आपकी इंक्लूडेड है, वो भी आपकी, उस पे आपको जो डिडक्शन मिलता है 1500 का आपको एक लिमिट मिलता है, वो भी नहीं मिलेगा। कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन में यूनिट है, उसके रिलेटेड डिडक्शन नहीं मिलेगी। प्रोफेशनल टैक्स, इंटरेस्ट, एडिशनल डिप्रिसिएशन, और जैसे बैकवर्ड एरियाज के लिए काफी इन्वेस्टमेंट्स दी हुई है 32 AD वगैरह टाइप्स में, अब ये भी आपको नहीं मिलेंगी इसमें। सिमिलरली 35 में आपके साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर्स आते हैं, तो वो भी आपको नहीं मिलेंगे। स्पेसिफाइड बिजनेसेस के कैपिटल एक्सपेंडिचर डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, और फैमिली पेंशन की डिडक्शन नहीं मिलेगी, और चैप्टर 6A की डिडक्शंस भी नहीं मिलेंगी एक्सेप्ट फॉर ATCCD2 या ATJJA। बाकी सारे आपको नहीं मिलेंगे जो यहाँ पे मेंशन है। एक बार इसके फीचर्स देख लेते हैं स्कीम के कि क्या है। सो फर्स्टली, आप कोई भी इनएडमिसिबल डिडक्शंस के रिलेटेड कोई भी जो लॉस आ रहा है पिछले साल से, मान लीजिए कोई पिछले साल से कोई लॉस है जो कि एडिशनल डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, या कोई भी इन अबव डिडक्शन से रिलेटेड है, वो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। आप हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट तो उन्होंने वैसे ही हम लोगों को इनएडमिसिबल कर दिया है। नाउ हाउस प्रॉपर्टी का लॉस भी आप किसी और इनकम से नहीं सेट ऑफ कर सकते हैं, और ये डेप्रिसिएशन या ये लॉस जो कि आपके पिछले टाइम से आ रहे हैं, वो आपके लैप्स हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप वो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते हैं। सेकंड केस उन्होंने एक ये भी बताया कि लेट्स से अगर आपके कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन फॉर एग्जांपल जो रह गई है, जो आप पूरा इफेक्ट पिछले साल नहीं दे पाए जिस चीज को, फॉर रीजन लेट्स से 180 डेज से कम आपकी कोई पुट टू यूज एसेट थी, और आपने उस पर हाफ ईयर का एडिशनल डेप्रिसिएशन डाला है, और हाफ ईयर का आप इस साल डालेंगे, तो वो आप बैलेंस डेप्रिसिएशन जो है आप WDV से एडजस्ट कर दो, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। WDV से एडजस्टमेंट हुई, आप उसको WDV से निकाल देंगे, दैट्स इट। उसके बाद IFSC यूनिट अगर ये गलती से ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं, तो उनके लिए एक उन्होंने कार्व आउट डाल दिया है कि आपको ATLA की जो डिडक्शन मिलती है वो आपको मिलेगी। नाउ नेक्स्ट, जो कि बिजनेस और प्रोफेशन वाले लोग हैं, अगर वो एक बार ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो उसके बाद उनको सिर्फ एक चांस मिलेगा कि वो वापस से ओल्ड स्कीम में आ जाए, और अगर वो एक बार ओल्ड स्कीम में वापस आ गए, वो दोबारा न्यू स्कीम में नहीं जा सकते। Once you have taken the option to withdraw from the scheme, you cannot go back. एंड अगर कोई बिजनेस और प्रोफेशन होल्ड नहीं कर रहे हैं, उनके लिए आपके पास हर साल ऑप्शन है, आप एवरी ईयर अपना असेस करो आपके लिए कौन सा बेटर है रिजीम, आप उस हिसाब से अपनी इनकम चार्ज के लिए दीजिए आगे। सेकेंडली, अगर बिजनेस प्रोफेशन वाले अगर इनकी विड्रॉ कर लेते हैं, तो उनके पास ऑप्शन सिर्फ तभी आ सकता है जब उनकी बिजनेस इनकम खत्म हो जाएगी दोबारा। ऑल्सो अगर इनकेस कोई ऐसा रीजन हो जाता है कि आप कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, कोई डिडक्शन कुछ ले लिया है, कुछ ऐसा हो गया है, तो आपकी ये जो ऑप्शन आपने एक्सरसाइज किया इनवैलिड हो जाएगा, और आपके नॉर्मल प्रोविजंस अप्लाई करेंगे। और इस केस में फिर आपके बाकी सालों के लिए भी, जैसे कि बिजनेस और प्रोफेशन के केस में, वो इनवैलिड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, लेकिन नॉट इन द केस ऑफ पीपल जिनका बिजनेस या प्रोफेशन नहीं है। इसमें ऑल्दो वन थिंग जो आई कैन थिंक इज कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑप्शन एक्सरसाइज कर दिया और मैंने कोई कंडीशन वॉलंटरीली, ऐसे नहीं है कि मैंने जान के सेटिस्फाई नहीं करी, मुझे पता नहीं था, इनवॉलंटरीली हो गया, अब AO के पास अगर वो जाता है, तो आई थिंक AO हैज द पावर टू
अप्लाई द नॉर्मल प्रोविजंस, और वो फिर आपकी जो पूरी टैक्सेबिलिटी है नॉर्मल प्रोविजंस के साथ कर लेगा। गाइस प्लीज आप म्यूट कर लें अपने आप को। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बेटर कौन सा है, ओल्ड बेटर है या न्यू बेटर है। ऑनेस्टली दिस इज लाइक जो कि आपके डिडक्शंस के ऊपर, आपके इनकम के ऊपर और इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी डिडक्शंस कम है तो आप न्यू स्कीम में हो सकता है आपके लिए बेटर हो। अगर आपकी डिडक्शंस ज्यादा हैं तो ओल्ड स्कीम बेटर है। हो सकता है आपकी इनकम ही कम हो अगर आप, और डिडक्शंस हो आपके पास, तो आपको ओल्ड स्कीम बेटर हो। अगर आपकी इनकम काफी ज्यादा आ रही है, मे बी लाइक 25 lakhs और समथिंग लाइक दैट, देन इट्स पॉसिबल कि आपके लिए न्यू स्कीम बेटर हो, क्योंकि डिडक्शंस फिर आपके लिए कम होंगी कंपैरेटिवली। तो दिस विल हैव टू सर्टेन केस टू केस बेसिस, ये एक ही बार नहीं कहा जा सकता कि विच विल बी बेटर। आई थिंक दिस इज अ वेरी टॉक्ड अबाउट टॉपिक, जो कि है 194Q में जो TDS प्रोविजंस आए हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग TCS प्रोविजन 206C1H में आए हैं। और इन केस अगर कोई पैन नहीं फर्निश कर पाता या कोई नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न है पिछले कुछ 2 सालों से, तो उसके केस में हायर रेट्स भी लगते हैं। This is effective from 1st July 2021, and quite a lot of people are worried about it also, क्योंकि ये applicable होगा नहीं होगा, it's a more of a tight provision, and कोई ऐसी clarification अभी तक हमें नहीं पता इसके बारे में कि कुछ applicability differ होगी या नहीं होगी। तो फर्स्टली ये प्रोविजंस किन पे अप्लाई करते हैं हम ये देख लेते हैं। अगर एक बायर आपका जिसकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से टर्नओवर एक्सीड करती है, बायर या सेलर, अगर ये होता है तो फिर आपको चेक करना है कि जो आप वैल्यू जिस पे आप जितनी की आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर वो 50 लाख से ऊपर है, लेट्स से कि एग्रीगेट में आपको चेक करना है, नॉट सिंगुलर, आपको एग्रीगेट देखना है। तो देन अगर आपकी एग्रीगेट वैल्यू 50 लाख से ऊपर जाती है तो 0.1% ऑफ वैल्यू जो भी होगी एक्सीडिंग INR 50 lakhs, मतलब कि जो भी 50 लाख से ऊपर आपकी ट्रांजैक्शन का अमाउंट वैल्यू है, उस पे आप 0.1% TDS या TCS कलेक्ट करेंगे एंड देन आप उसको डिपॉजिट कर देंगे। अगर आपकी वैल्यू कम है तो ऑफ कोर्स दीज प्रोविजंस विल नॉट अप्लाई। ऑल्सो ये कहाँ नहीं अप्लाई करेंगे, अगर किसी और TDS, लेट्स से इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर हम उसमें बायर और सेल, वैसे तो सिर्फ ये गुड्स के केस में एप्लीकेबल होता है, लेकिन अगर गुड्स भी इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर हो जाती है, विच इज लाइक वो हो जाएगी, तो क्या तब ये वाले प्रोविजंस अप्लाई करेंगे? नहीं, एक्चुअली 194IA एक ऑलरेडी सेक्शन है जहाँ पे आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर TDS काटना होता है, एंड उस प्रोविजन में अगर आप फॉल कर रहे हैं या किसी भी और प्रोविजन में फॉल कर रहे हैं तो आपको कोई इस सेक्शन में आने की जरूरत नहीं है, फिर आपका ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा। सिमिलरली अगर आपका TDS अंडर सेक्शन 194Q, जो कि है यही बायर वाला जिसमें कि 10 करोड़ से ऊपर आपकी टर्नओवर है, और TCS अंडर सेक्शन 206C1H वाला जिसमें आपका सेलर के लिए सेम प्रोविजन अप्लाई करता है, अगर आप दोनों प्रोविजन में फॉल कर जाते हैं तो फिर क्या होगा? फिर आप TDS ही होगा उस पे TCS वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगा। और ऑल्सो जो भी सेलर बायर हैं वो रेजिडेंट होना चाहिए उनका TDS TCS काटने के लिए। अगर इन केस ऑफ नॉन फर्निशिंग ऑफ पैन क्या होगा, और इन केस आप नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न हैं पिछले 2 सालों से, तो क्या होगा? तो 206AA हमारा एक सेक्शन है जो कि ऑलरेडी प्रोवाइड करता है हायर रेट्स
फॉर डिडक्शन अगर आप पैन नहीं फर्निश करते हो। तो इसमें एक नया प्रोविजो ऐड कर दिया गया है कि 5% का रेट ऑफ डिडक्शन होगा 194Q में अगर आप पैन फर्निश नहीं करते हैं तो। फर्दर एक 206AB सेक्शन न्यू ऐड किया है जिसमें आपका ऑलरेडी मेंशन्ड है कि जो भी स्पेसिफाइड रेलेवेंट प्रोविजन में रेट है उसका ट्वाइस, या जो रेट्स इन फोर्स है ट्वाइस, या रेट ऑफ 5% व्हिचएवर इज हायर, आप इनके ऊपर डिडक्ट करेंगे इन केस ऑफ स्पेसिफाइड पर्संस। अब वो स्पेसिफाइड पर्संस कौन है? जो कि नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न है। नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न कौन से वाले हो गए? जो पिछले 2 असेसमेंट ईयर्स में जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है और जिनका टीडीएस या टीसीएस एग्रीगेट होके 50,000 से ज्यादा था, तो वहां पे वो नॉन इस स्पेसिफाइड एसएससी के उसमें कवर हो जाते हैं एंड देयरफॉर उन पे ये प्रोविजन लग जाएगा एंड फिर हमें उनका रिडक्शन हायर रेट पे करना होगा, नॉट एट द रेट स्पेसिफाइड देयर। सिमिलर प्रोविजंस हमारे उन्होंने टीसीएस में भी डाल दिए हैं। 206CC हमारा प्रोवाइड करता है पैन वाले नॉन फर्निशिंग के लिए, जिसमें अगेन वही हायर ऑफ ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड या 5%। और 206CCA में भी उन्होंने 206AB की तरह नॉन फाइलर्स के लिए डाल दिया है ट्वाइस जो रेट स्पेसिफाइड है या 5%। ऑल्सो अगर 206AA में भी आप फॉल कर रहे हो और 206AB में भी आप फॉल कर रहे हो तो उनमें से जो भी हायर रेट होगा आप वो लेंगे फॉर डिडक्शन, दोनों सेक्शंस में से जो हायर होगा। सिमिलरली 206CC और 206CA अगर आप दोनों में फॉल कर रहे हो तो आपकी कलेक्शन टैक्स कलेक्शन जो होगी इन दोनों सेक्शंस के हायर रेट पर होगी। एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे 2-3 चीजें देख लेते हैं। आई होप आई एम ऑडिबल। तो यस मैम, यू आर ऑडिबल। ओके, थैंक यू। एंड तो अब लेट्स से टर्नओवर मेरी 10 करोड़ से नीचे है बायर की और सेलर की भी 10 करोड़ से नीचे है, तो वहां पे हमारे जितने भी गुड्स जितने भी अमाउंट का हुआ हो कोई टीडीएस नहीं होगा, कोई टीसीएस नहीं होगा। अब अगर हमारे बायर की इनकम टर्नओवर पिछले साल में 10 करोड़ से ऊपर है और जो हमारा सेलर है उसकी 10 करोड़ से नीचे है तो यहाँ पे हमारा टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा, टीसीएस नहीं होगा। अब लेट्स से अगर हमारे 1 अप्रैल 2021 से लेके 30 जून 2021 तक 40 लाख जो मैंने करे हैं वो और 90 लाख, उसमें से हमारा 50 लाख तो हमको वैसे ही हट जाता है क्योंकि 50 लाख से ऊपर वाली जो भी हमारी टर्नओवर है हमें उसके ऊपर टीडीएस काटना है। नाउ अगर बायर की इनकम भी 10 करोड़ से ऊपर है और सेलर की इनकम भी 10 करोड़ से ऊपर है और वो ओवर द ईयर 170 lakhs 1 करोड़ 70 lakhs की सेल करता है या परचेज करता है तो टीसीएस नहीं लगाएंगे बिकॉज उन्होंने बोल दिया है कि अगर टीडीएस लग रहा है तो टीसीएस नहीं लगेगा। तो हमारे 90 lakhs के ऊपर टीडीएस लग जाएगा। 10 करोड़ से नीचे अगर बायर की है और सेलर की 10 करोड़ से ऊपर है तो टीसीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। और सिमिलरली उसमें भी हम लोग पूरे साल में देखेंगे कितनी हमारी सेल परचेज हुई है और उसके ऊपर टीसीएस डिपॉजिट करवाएंगे। I hope we all must be aware of these sections 43CA 50C जिसमें ये बोला गया है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है अगर उससे नीचे की सेल कंसिडरेशन है तो डीमिंगली आपकी सेल कंसिडरेशन हो जाएगी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो। अब उसमें एक सेफ हार्बर हमको मिला हुआ है 10% का कि इन केस आपका 10% का डिविएशन है फ्रॉम योर सेल कंसिडरेशन टू द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो आपको 10% तक कोई दिक्कत नहीं है, 10% वो माफ कर देते हैं। बट उसके ऊपर लेट्स से अगर 100 रुपए मैंने सेल कंसिडरेशन के दिए हैं और 115 इज द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो 15 विल बी वो 15 भी बढ़ जाएगा और वो 115 जो है वो सेल कंसिडरेशन डीम करी जाएगी।
सिमिलरली 56 सेक्शन है जो कि हमारा अदर सोर्सेज का सेक्शन है, एंड उसमें ऑलरेडी ये चीज दी हुई है कि अगर आप स्टैम्प ड्यूटी से नीचे परचेज कर रहे हो तो आपको जो भी डिफरेंस है वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बन जाएगा। और इन केस वो डिफरेंस 50,000 से नीचे है तो नहीं, बट अगर उससे ऊपर है तो वो बन जाएगा। एक बार इसके अमेंडमेंट देख लेते हैं कि क्या आया है इसमें। नाउ सेक्शन 43 सीए में, सो दैट रियल एस्टेट सेक्टर बूस्ट करे और थोड़ा रेजिडेंशियल यूनिट्स जो इतने वक्त से सेल नहीं हो रहे हैं लिक्विडेट हो जाए इन लोगों की जो भी इन्वेंट्री है, उसके लिए उन्होंने बूस्ट करने के लिए ये 10% का जो सेफ हार्बर है वो 20% कर दिया है। लेकिन उसमें कंडीशंस है। कंडीशन क्या है कि एक तो फर्स्टली रेजिडेंशियल ड्वेलिंग होनी चाहिए वो, और जो ट्रांसफर है वो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 नवंबर 2020 टू 30 जून 2021 के बीच में आपका ये ट्रांसफर चाहिए। उसके बाद या उसके पहले होगा तो वो कवर नहीं होगा। और बाय वे ऑफ फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट होनी चाहिए, मतलब पहली बार उसको अलॉट होना चाहिए। कंसिडरेशन फॉर दैट ड्वेलिंग शुड ऑल्सो बी लेस देन 2 करोड़। ये वाले केसेस जो हैं हमारे को, इस केस में 20% का सेफ हार्बर मिल जाएगा कि अगर लेट्स से 100 रुपए की सेल कंसिडरेशन है और 120 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है तो मेरा 100 रुपए ही सेल कंसिडरेशन माना जाएगा, 120 कंसिडर नहीं होगा। हाउएवर 120 से ऊपर होगा तो नेचुरली वो सेल कंसिडरेशन होगा। सिमिलर चेंज उन्होंने 56(2)(10) में दे दिया है कि जो भी 43 सीए वाले केसेस हैं जो हम जहाँ पे 20% कर रहे हैं, वही केस 56(2)(10) में डाल दिया कि ये इनकी अगर मैंने 100 पे लिया है और 120 स्टैम्प ड्यूटी है तो 20 मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन जाता था, लेकिन अब वो नहीं होगा। कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं ड्यू डेट्स में, ये एक बार देख लेते हैं। तो अभी तक की हमारी जो डेडलाइंस रही हैं वो है कुछ इस तरह की। हमारी जो रिवाइज्ड और बिलेटेड रिटर्न है बहुत वक्त से वी ऑल नो कि 31 मार्च तक हम लोग दे सकते हैं, मतलब सबमिट कर सकते हैं। बट अब उन्होंने चेंज कर दिया है, अब आपको 31 दिसंबर तक ही आपको टाइम दिया गया है। तो फ्रॉम एंड ऑफ योर प्रीवियस ईयर आपके पास 9 मंथ्स हैं, एंड उसके पहले पहले आपको रिटर्न फाइल करनी है। नाउ हमारी जो असेसमेंट होती है सेक्शन 143 और 144 की, उसका टाइम लिमिट भी रिड्यूस कर दिया है। पहले 12 मंथ चल रहा था सिंस आई थिंक 1920 असेसमेंट ईयर, अब सिंस 2021 एंड 2022 इट्स गोइंग टू बी 9 मंथ्स। फर्दर जो काफी अच्छी एक अमेंडमेंट आई है वो ये है कि 148 का नोटिस आप अर्लियर इशू कर पाते थे 6 सालों में, या 6 मोस्टली केसेस 6 इयर्स के होते थे बिकॉज इनकम एस्केपिंग असेसमेंट जो होती थी वो मोर देन 1 लाख होती थी। बट अगर 1 लाख से कम है तो 4 इयर्स होता था। अगर कोई एसेट्स जो आपके बाहर है इंडिया में और उसके रिलेटेड कोई इनकम एस्केप हुई है तो फिर आपको 16 इयर्स का टाइम मिल जाता था। अब इन लोगों के पास काफी कम टाइम है। नाउ दे हैव 3 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, और 3 इयर्स से ऊपर और 10 साल से नीचे आपको टाइम दिया है अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, कुछ भी है जिसके बेसिस पे ये रिवील होता है। मतलब द एविडेंस शुड बी कॉन्क्रीट। एज वी ऑल नो अभी 148 में उन्होंने प्रोसीजर भी चेंज कर दिया है, आपको इंक्वायरी करनी है, सब करना है, अगर लगता है फिट केस है तभी आप 148 में जा सकते हो, उसके बिना नहीं होगा। तो अब उन्होंने ये कर दिया है कि 3 साल से ऊपर अगर हो गया है और 10 साल से कम है टाइम तो आप ये चेक कर लो कि 50 लाख से ऊपर इनकम एस्केप हो रही है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑन रिकॉर्ड एओ के पास होना चाहिए सो दैट वो रीओपन कर सके। दूसरी एक और जो लिमिट है जो चेंज हुई है वो है इशू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 143(2). नाउ हमें पता है कि असेसमेंट ईयर खत्म होता है और सितंबर तक हमें सारे नोटिस आने लग जाते हैं 143 के, लेकिन अब उनके पास और भी कम टाइम है। अब उनके पास 3 महीने हैं
पहले 6 महीने थे, 6 मंथ्स थे, अब 3 मंथ्स है। एंड उसके बाद कोई भी नोटिस नहीं इशू हो सकता अंडर 143। टैक्स ऑडिट में काफी मेजर चेंज भी आया है। पहले फाइनेंस एक्ट 2020 में उन्होंने हमारी थ्रेशोल्ड जो है वो 5 करोड़ कर दी थी। अब फिर फाइनेंस एक्ट 2021 में उन्होंने वो 10 करोड़ कर दी है। बट इसमें जो कंडीशंस हैं एक बार वो देख लें, क्योंकि ये कंडीशंस फुलफिल करना हर केस में बहुत मुश्किल है। आई थिंक क्वाइट अ लॉट ऑफ केसेस जो हैं वो इसमें फॉल कर नहीं पाएंगे, जो मैं समझ पाती हूँ। इसमें ये कहता है कि आपके जो एग्रीगेट सेल या टर्नओवर है ड्यूरिंग द ईयर, वो कैश की जो है वो आपकी 5% से कम होनी चाहिए टोटल की। सिमिलरली आपके जो पेमेंट्स भी हो रहे हैं, चाहे वो किसी की कोई भी पेमेंट्स हैं, एक्सपेंडिचर के हैं, कैपिटल, रेवेन्यू, व्हाटएवर, वो भी कैश में जो है 5% से ऊपर टोटल के नहीं होने चाहिए। और इसमें एक और प्रोवाइजो डाला है कि अगर कोई पेमेंट या कोई रिसीप्ट होती है चेक की जो कि बैंक पे ड्रॉन है या कोई बैंक ड्राफ्ट है जो कि अकाउंट पे ही नहीं है, तो वो कैश डील कर दिया जाए। चेक नहीं करी और ये 10 करोड़ का आपने लिमिट ले लिया, देन आई थिंक असेसमेंट में आगे कोई इशू आएगा तो ये पेनल्टी वगैरह देनी पड़ सकती है। बिकॉज अगर ये स्पेसिफिक प्रोवाइजो डाला है देन वी नीड टू हैव सर्टेन प्रूफ कि अकाउंट पे ही चेक्स हैं, तो अकाउंट पे ही चेक्स का प्रूफ हमारे पास होना जरूरी है। फर्दर हमारे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जनरली रिवाइज नहीं होते। कभी भी प्रैक्टिकल केसेस ऑफ कोर्स देयर आर जहाँ पे हम लोग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज कर लेते हैं, बट अब स्पेसिफिकली टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के रिवीजन के लिए रूल्स में सीबीडीटी ने एक अलाउंस डाल दिया है कि इन केस आपका कोई टैक्स ऑडिट होने के बाद कोई पेमेंट हुआ जो कि आपकी डिसअलाउंस जो 40 में हो रही है या 43B में हो रही है, उनकी दोबारा से कैलकुलेशन होएगी तो वो आपकी डिसअलाउंस जो है वो कम हो जाएगी या आपको कोई अलाउंस मिल जाएगी। तो उस पर्पस के लिए आप टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट जो है रिवाइज कर सकते हैं। उसके अलावा और कोई पर्पस नहीं दिया है। एंड आई थिंक दिस मेक्स सेंस ऑल्सो बिकॉज लॉट ऑफ कंपनीज जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके लिए ये सेक्शन, उनके लिए ये चीजें जो कैलकुलेशन होती है काफी एंड तक चलती रहती है। मतलब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के बाकी सब फाइनल हो चुका होता है और ये वाले क्लॉजेस अभी भी रिकैलकुलेट हो रहे होते हैं और अभी भी चेंज हो रहे होते हैं बिकॉज पेमेंट्स होती रहती हैं धीरे धीरे। तो आई थिंक दिस इज अ गुड प्रोविजन जो इन्होंने डाला है रूल्स में, जिसके बेसिस पे हम लोग रिवाइज कर सकते हैं, कॉन्सिक्वेंशली अपनी रिटर्न भी रिवाइज कर सकते हैं। Now let's move to employees contribution, a very ये भी एक काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है अभी तक। बिकॉज अगर आपको पता हो तो हमारा 3615A जो है वो अलाउ करता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को, अगर आपने वो ड्यू डेट से पहले पे करवा दिया है तो। नाउ इसी सेक्शन में ड्यू डेट की डेफिनेशन जो दी है वहां लिखा है कि ड्यू डेट्स एज पर द रिस्पेक्टिव एक्ट्स, जैसे कि पीएफ है तो पीएफ एक्ट की ड्यू डेट और ईएसआई है तो ईएसआई के लिए। लेकिन हम क्या करते थे, बहुत सारी ऐसी रूलिंग्स रही हैं जहां पे जैसे दिल्ली हाईकोर्ट की AIMIL लिमिटेड करके एक रूलिंग है जिसमें उन्होंने बोला कि नॉट 3615A बट 43B में हम उसको ले लेते हैं, क्योंकि वहां पे हमारा एक एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन करके एक क्लॉज आता है। तो 43B के उसमें बेसिस द पेमेंट बेसिस बेसिकली, क्योंकि मैंने पेमेंट तो कर दी है, चाहे वो विद इन द पीएफ एक्ट के ड्यू डेट में नहीं करी है लेकिन कर दी है, तो 43B में उसको लोग क्लेम कर लेते थे। अब क्या हुआ कि इस वजह से बहुत लिटिगेशन हुई, इस वजह से बहुत कंट्रोवर्सी चली, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग नहीं आई। तो बिकॉज ऑफ दिस क्लैरिफाई करने के लिए फाइनेंस एक्ट 2021 में उन्होंने ये क्लियर कर दिया, 3615A में डाल दिया कि ये जो है 43B इसके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। सो नाउ कोई भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो आप विद इन द ड्यू डेट ऑफ दैट रिस्पेक्टिव एक्ट नहीं सबमिट डिपॉजिट करवा रहे हो,
वो आपकी डिसअलाउ होगी। अगर आप ड्यू डेट की बात करा रहे हो, डिसअलाउ, स्ट्रेट डिसअलाउ। कोई अब तो मतलब लॉ में है, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू क्लेम इट। कोई 43B में भी उन्होंने एक कॉरेस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट डाल दी है कि ये जो क्लॉज है ये हमारा एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन पे अप्लाई नहीं करेगा, एम्प्लॉयर पे करेगा। तो इट्स वेरी क्लियर कि अगर आप एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यू डेट के अंदर नहीं सब डिपॉजिट कराते, यू विल नॉट गेट द डिडक्शन। कुछ अदर अमेंडमेंट्स हैं जो कि मैं यहाँ पे कवर करना चाहती थी। अभी तक डिविडेंड जो है वो टैक्सेबल नहीं था in the hands of shareholders, in the hands of people who are receiving the dividend. It was supposed to be deposited by the companies, corporates. जो भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता था, DDT पे होता था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे होता था, और हमारे हाथ में या शेयर होल्डर्स के हाथ में वो टैक्स फ्री आता था। बट अब उन्होंने वो हटा दिया है। सो फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, मतलब relevant to the assessment year 2021, आपके डिविडेंड टैक्सेबल है इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स, सो वील हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस। और अगर कोई इनकम भी डिस्ट्रीब्यूट हुई है यूनिट होल्डर्स को, वो भी हमारी टैक्सेबल है इन द हैंड्स ऑफ द यूनिट होल्डर्स। तो उन्होंने कॉन्सिक्वेंशली हमारे 115O और 115R अमेंड कर दिए हैं। 1034 और 1035 जहाँ पे उन्होंने डिविडेंड की एग्जेम्पशन दे रखी थी और इनकम जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी यूनिट होल्डर्स को, वो उन्होंने अगेन अमेंड कर दिया है। सिमिलरली 57 में जो हमारे को डिडक्शन मिलती थी डिविडेंड इनकम पे, वो नहीं मिलेगी। नाउ इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन अभी तक हमेशा से वो भी एग्जेम्प्ट रहा है सेक्शन 10 में, एंड नाउ वो टैक्सेबल उन्होंने कर दिया है इन फ्यू केसेस, नॉट एवरी केस। सो आप अगर इन केस आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है आपके साथ फंड में, तो आपके पास 250 की लिमिट है। अगर आप 250 से ऊपर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। एंड इन केस आप 5 लाख से नीचे 5 लाख से ऊपर कर रहे हैं, इन केस जहाँ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता है, तो आपको वहां पे 5 लाख की लिमिट मिलती है। सो इस केस में आपका इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा जो भी प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन पे होगा। अनदर क्वाइट इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट जो वो लेकर आए हैं वो ये है 44 ADA में। नाउ इसमें अगर आप देखें तो 44 ADA में प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनको डिडक्शन मिलती है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का स्कीम मिलता है, जिसमें आपके पास अगर 50 लाख से कम आपकी टर्नओवर है, तो आप अपना 50% ऑफ योर टोटल इनकम टर्नओवर जो भी है, आप वो उसको ऑफर कर सकते हैं टैक्स के लिए। इन केस अब ये जो है हमारे रेजिडेंट केसेस एसएससीज के लिए अवेलेबल रहा है अभी तक, बट इसके बाद से ये सिर्फ इंडिविजुअल रेजिडेंट्स और पार्टनरशिप फर्म्स के लिए ही एप्लीकेबल रहेगा। देयरफॉर जो भी AOP, BOI कंपनीज, LLP, इवन HUF कोई भी हैं वो सब इनएलिजिबल हो जाते हैं। तो 44 ADA का जो बेनिफिट है सबको नहीं मिलेगा। एक चीज आई थिंक मैं मेंशन करना भूल गई थी गुडविल वाले टॉपिक पे। सो गुडविल वाले में एक चीज ये रही है कि अभी तक स्पेसिफिकली एक्ट में कहीं नहीं था, but people were claiming depreciation on goodwill on the basis of a Supreme Court case law, Smurf Securities करके, and उसके बेसिस पे डेप्रिसिएशन वगैरह लिए जा रहे थे। तो अब ये भी रूलिंग जो है ओवर रूल हो गई है, एंड ऑल ऑफ दीज अमेंडमेंट्स हैव बीन ब्रॉट। यहाँ पे मैंने एनेक्स्चर डाला हुआ है। आपको अगर इनकेस टेक्स्ट पढ़ना है ऑफ द एक्ट जहाँ पे चेंजेस आए हैं, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लॉज B में आए हैं
और क्लॉज सी में आए हैं, क्लॉज बी में आए हैं, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन नहीं, सबसेक्शन 1A में चेंज आया है। सिमिलरली जो सबसेक्शन 6 है उसमें आप देख सकते हैं सब एक क्लॉज सी डाल दिया है और डी डाल दिया है, जो कि हमारे वो केसेस कवर करते हैं, विजिट केसेस जो सबसेक्शन 1 में फॉल कर रहे हैं, जो अमेंड कर रहे हैं उन्होंने। ये प्लेन टेक्स्ट है 115 BAC का, इन केस एनीबडी वांट्स टू रेफर, जहाँ पे उन्होंने सारा डिडक्शंस के बारे में और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा एटसेट्रा पूरा प्रोसीजर ले डाउन किया हुआ है। मैंने थोड़ा जल्दी ही खत्म कर दिया है सेशन, सो एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज? Yeah. First of all, thank you, Sonamji, for this excellent presentation. थैंक यू सो मच प्रणव, एंड आई थिंक मैं ये चीज शुरू में कह भी नहीं पाई थी, लॉट ऑफ पीपल हैव जॉइन्ड इन लेट आल्सो. Thanks a lot to Pranav, who is standing for this year's election, NIRC's election. I request you all to vote for him. And thanks a lot, Compliance Mantra, as well, for organizing this. It has been great. मेरे लिए भी बहुत अच्छी learning हो गई है. And I hope to have such more sessions. आई होप मैंने बहुत जल्दी रन नहीं कर दिया हो, चीजें समझ आ गई हो. अगर कोई चीज ऐसी है जो यू गाइस वांट, बिकॉज वी हैव सम टाइम लेफ्ट विद अस, जो कि आप चाहते हैं मैं दोबारा से कोई एक्सप्लेन करूं, तो आप मुझे बता सकते हैं. Sonam, I have one question. Was an Yes. excellent presentation. Regarding The PPT was also very attractive, to be honest. So, लगा नहीं कि आपकी ये पहली webinar है, to be very honest. It's never easy to speak before 40-50 people, and you did a great job speaking with 40-50 people in your first webinar. So, really, hats off to you. Thanks to all Thank the you. participants. We will be shortly taking up the question and answer session. And just before that, Sonamji introduced the I am contesting the NIRC this year. And I just believe that public service is a responsibility that we all share, and we must contribute our time and efforts towards great profession, which gives us fame and name. So not only for election purposes, but किसी को कभी भी कोई डाउट होता है, anyone who needs to reach out to me, कुछ भी पूछना है, not only related to profession but anything else. So I'm always available to people. Public service means that you are always readily available to people. So not only for election purpose, but yes, anyone who wants to connect with me for anything regarding professional practice or seeking some advice related to some topic or anything, so feel free to connect me, and we'll be taking up the question and answer session now. So anyone who has any doubts, feel free. मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ. हाँ जी, participants can unmute themselves. किसी को भी जो भी डाउट है, one by one we can take up the doubts. Sonam ji is here to clear all the doubts. नहीं तो जिसको जो भी डाउट है, आई थिंक अगर वो चैट बॉक्स पे लिख दे तो सोनम जी वन बाय वन उसको टेक अप कर लेंगे, वो बेटर है, ऐसे आवाज नहीं आएगी सबकी. आई थिंक काफी हाँ जी नॉइज आ रही है. पवन जी, क्वेश्चन आप उसको चैट बॉक्स में लिख दीजिए, सो विल टेक इट अप. जिसको जो भी डाउट है, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, वो चैट बॉक्स में लिख दें. हाँ जी प्लीज पवन जी, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए अपना डाउट. आशीष सर, शायद आपकी तरफ से आ रहा था, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्लीज सर. हाँ जी, आशीष जी भी बोलना चाह रहे थे कुछ. सर आशीष सर, आपकी तरफ से ये आवाज नहीं आ रही है, पवन जी, यू कैन कैरी ऑन, आप अपना वो डाउट लिख सकते हैं.
Sonam ji, we have a question. Can we claim unabsorbed depreciation and loss in next year after we opt for the new regime? पवन, नो, वी कैन नॉट, क्योंकि अगर हम न्यू रिजीम में जाते हैं तो हमारा कोई भी अगर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जो एडिशनल डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है या कोई लॉस जो हमारे उन डिडक्शंस में से है वो हमारा लैप्स हो जाएगा, वो हम लेकर नहीं जा सकते। Thank you, Sonam ji. Any more questions? आशीष जी, अगर आप अब आवाज आ रही है सर? हाँ जी सर, आप आवाज आ रही है। अच्छा, नथिंग सर, सेशन वाज वेरी गुड और मैं बस 2-4 चीजें 194Q से रिलेटेड ही इसमें ऐड करना चाह रहा था। मैडम ने मेरे को पहले ही अलाउ कर दिया। जी, राइट। नहीं, ऑफ कोर्स सर, बिल्कुल आपके इनपुट्स बहुत रेलेवेंट है। कुछ चीजें शायद हमें भी समझ आ जाएंगी आप बोलेंगे तो। मैं अभी इसीलिए अनकंफर्टेबल हो गया कि मैं तो पूरी तैयारी कर ली थी कि कुछ बोलूंगा, लेकिन उसके बाद आवाज ही नहीं। नहीं, अब अभी बहुत क्लियर है। जो इंसर्शंस हैं वो यही है कि एक तो इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो कि इसमें 194Q में बोला है कि आप जो पेमेंट कर रहे हो वो इन एनी मोड है। दैट मीन्स कि अगर आपने सस्पेंस अकाउंट में भी अगर उसको क्रेडिट कर दिया है या आपने किसी भी मोड में अगर पेमेंट करी है तब भी 194Q जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अकाउंट राइट। और दूसरा, मैंने कुछ एग्जांपल्स भी बनाए हैं जो शायद हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत काम आएंगे। जैसे इन केस ऑफ सर, आपकी वॉइस फिर से चली गई है। फिर गई? अब आ रही है? हेलो? हाँ जी, अभी आवाज आ रही है आपकी, लेकिन आ रही है मैम? हाँ जी आशीष जी, आ रही है सर। ओके, तो मैंने कुछ पर्सनल मतलब 3-4-8-10 एग्जांपल्स निकाले हैं इसमें। जैसे इफ वी परचेज कैपिटल गुड्स, तो उस केस में 194Q एप्लीकेबल होगा कि नहीं? तो यस, उस केस में एप्लीकेबल होगा। और मैम ने 194IA सेक्शन के बारे में पहले ही बता दिया था कि अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर कोई परचेज करते हैं तो उसके ऊपर ऑलरेडी सेक्शन एप्लीकेबल है, इस वजह से उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। और उसके अलावा अगर हम कोई ज्वेलरी अगर कोई परचेज करते हैं तो बहुत सारी मतलब ऐसी क्वेरीज क्लाइंट्स की आ रही है इतने दिनों से, तो हम लोग उसको टेकअप कर रहे हैं। तो जैसे ज्वेलरी अगर कोई परचेज करता है तो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा कि नहीं? अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए ज्वेलरी परचेज कर रहे हैं तो उसमें एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए कर रहे हैं तो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। बाकी इसके अलावा रिटर्न्स जो है वो इसकी क्वार्टरली ही जाएंगी और वो 26Q फॉर्म हमको भरना है। 7th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ आपको पेमेंट करनी है और फॉर्म 16A जो है वो आप इशू करोगे सामने अपनी पार्टीज को। तो ये कुछ मेरा सबमिशन था मतलब साथ में। थैंक सो मच आशीष जी। मैंने कुछ चीजें शायद ये आपने जो बताई कि सस्पेंस अकाउंट में भी अगर हम क्रेडिट कर रहे हो, ये सब ये मैंने नहीं बोली है, तो बिल्कुल आपने ऐड ऑन कर दिया, सही किया। यस, इवन अगर आपके इनवॉइस पे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस भी जैसे हम देखते हैं अपने इनवॉइसेस पे कि आउट ऑफ पॉकेट, तो वो भी इंक्लूडिंग होगा। और इसमें सेक्शन में ये भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी हुई है इन्होंने जब ये सेक्शन बनाया कि जीएसटी अमाउंट को इंक्लूड करके आपको टीडीएस काटना है या बिफोर जीएसटी काटना है। तो फॉर सेफ हैंड हमने यही प्लान किया और अपने क्लाइंट्स को भी यही सजेस्ट किया है कि आप इंक्लूडिंग जीएसटी ही टीडीएस काटो, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। एक और क्वेरी भी आई है इसी रिलेटेड। सपना जी, नहीं, अगर आपका टीडीएस का एप्लीकेबल हो रहा है 194Q में तो 206C में नहीं जाना आपको। यस, इवन एक और भी है। अगर आपने अब इस सेक्शन में ये इतना वास्ट सेक्शन बनाया है कि अगर आपने टीडीएस नहीं डिडक्ट किया तो आपके ऊपर 40AI भी एप्लीकेबल हो जाता है। दैट मींस आपकी जो परचेज है उसका 30% आपका एक्सपेंस में एड बैक हो जाएगा। साथ के साथ 10 पैसे के चक्कर में 30% आपका एड बैक हो जाएगा। तो हमने अपनी वीडियोस में भी गवर्नमेंट से यही अपील करी है कि आइदर 206C1H लगाओ या 194Q लगाओ, इन दोनों में से कोई एक सेक्शन लगाओ, या फिर कम से कम 40IA ये तो खत्म कर दो
मतलब ये तो हराश है, हाँ, मतलब correct. जो है वो तो इसी काम में रह जाएंगे कि हमने टीडीएस काटा या नहीं काटा, और या उसके नहीं बाद काटा, और addiction हो फिर जाती है। वो चेकिंग भी करो आपकी नॉन ट्रू. That is the मतलब professional aspect which I want to add at the end of the Correct. session. Thank you so much for that, sir. थैंक यू सर। आप जैसे सीनियर, मतलब हम हैं 25-26 साल के बच्चे ही अभी, तो आप जैसे सीनियर्स की गाइडेंस मिल जाती है तो चीजें और इजी हो जाती है। थैंक यू सो मच। Fine, बन रहा है सर सब कुछ, हम आए। थैंक यू सो मच आशीष सर। एनी मोर क्वेश्चंस? नहीं तो फिर हम वाइंड अप करते हैं इसको। अच्छा, जिसको भी पीपीटी चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट सोनम जी, उन्होंने अपना नंबर शेयर किया था, और यू कैन कॉन्टैक्ट मी और शुभम। मैं एक सेकंड, आई जस्ट शेयर दैट। एक और पॉइंट है जो मैं शेयर करना चाहूंगा साथ में, एक पॉइंट और मैं शेयर करना चाह रहा था। एक्चुअली एक क्वेरी और आ रही थी कि लोगों का ये कहना था कि अगर हमारी ब्रांच एक स्टेट में है, एम आई ऑडिबल ना? हाँ जी, हाँ जी। अगर हमारी एक ब्रांच एक स्टेट में है और दूसरे स्टेट में भी उसी कंपनी की अगर ब्रांच है, और उसमें अगर इंटर कंपनी की ट्रांजैक्शन हो रही है, परचेज की या सेल की, लाइक दे यूजुअली डू स्टॉक ट्रांसफर, वो सब, तो उसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा कि नहीं? तो ये उस पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट बायर होना चाहिए उसके लिए, तो उस पर भी 194 की एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक, दैट्स गुड। Any other questions? प्रणव भाई, मैं 2 मिनट बोलना चाहूँगा। First of all, thank you for the session and inviting compliance Mantra, and Sonam ji, your session is very nice. And thank you for the input. Thank you so by much. Ashish sir. And first of all, I would like to thank you, पूरी compliance Mantra की टीम आई हुई है, गोविंद वासले जी आए हैं, नेहा केसरी जी आई हैं, हरेंद्र यादव भाई आए हैं स्पेशली, और मैं अक्षय नागपाल जी हैं, सौरभ भाई हैं, अंशुल गुप्ता है। तो कंप्लायंस मंत्र की पूरी टीम, आशीष जी, और सबसे ज्यादा विराग जी ने जो टाइम दिया है, तो मैं सबको सल्यूट करता हूँ। और मतलब कि मेरा तो इतना मतलब कि वो बढ़ गया है कि मतलब कि यार हमने एक छोटा सा स्टार्टअप स्टार्ट किया था, एंड दैट स्टार्टअप इज वर्किंग वेरी एब्सोल्युटली फाइन, एंड ऑल आर द डेडिकेटेड फॉर द कंप्लायंस मंत्र। सो मैं जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनका भी थैंक यू करना चाहूँगा। द कंप्लायंस मंत्र इज अ प्लेटफॉर्म विच वी स्टार्टेड फॉर द प्रोफेशनल्स। तो हमारा कोई अर्निंग मोटिव नहीं है, बेसिकली वी आर इसको जो चला रहे हैं एक एनजीओ टाइप में चला रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं, उनको डाउट्स होते हैं किसी प्रकार का, या फिर कुछ लोगों में इवन सीए बनने के बाद में भी एक फियर होता है कि हम स्पीकर नहीं बन सकते या कुछ करना चाहते हैं, तो वो फियर फैक्टर को दूर करने के लिए हमने कंप्लायंस मंत्र को स्टार्ट किया है। और जैसे आज की पार्टिसिपेशन अराउंड 50% आर पार्टिसिपेटेड हियर एंड थ्रू फेसबुक आल्सो। सो वी आर थैंकफुल टू प्रणव भाई कि उन्होंने एक एज ए ट्रायल हमें काबिल समझा और हमें इनवाइट किया। एंड आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन। और अगर कोई कंप्लायंस मंत्र में से 2 मिनट कोई बोलना चाहता है, अंशुल भाई या गोविंद भाई, तो प्लीज। मैं खुद शुभम 3-4 बार ना काउंट कर चुका है, एंड मैं आई एम रियली हैप्पी कि 50 से ऊपर लोग हमारे मतलब वेबिनार को देख रहे हैं। मैं 3-4 बार काउंट कर चुका हूँ। यस बिल्कुल सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलो सोम भाई, मैं कुछ बोलना चाहूँगा कंप्लायंस मंत्र के बारे में। जी अंशुल भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू थैंक्स फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट टू प्रणव जी, जिन्होंने कंप्लायंस मंत्र को इस काबिल समझा कि हम एक इस लेवल पर आकर एक सेमिनार, एक वेबिनार उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, राइट? तो इट इज नॉट ओनली स्टार्ट, अब हम हर वीकली या हर मंथली एक वेबिनार कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं उनसे यही चीज बोलूंगा कि अपन आगे किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करना है उसके लिए प्लान करें, ठीक है? तो आज काफी अच्छा रहा। स्पेशल थैंक्स टू सोनम चार मैम, जिन्होंने काफी वंडरफुल प्रेजेंटेशन दिया अपने, और प्रेजेंटेशन काफी अच्छी रही। थैंक यू सो मच। और आशीष गोयल जी का विशेष धन्यवाद, जिन्होंने पूरी शिद्दत के साथ हमारे साथ रहे और हमारी टीम को इतना एनर्जेटिक करते हैं, जिससे हम दिन रात काम करने के लिए उनके साथ हमेशा तत्पर रहते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अंशु जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। और मुझे तो यही लगता है कि हम प्रोफेशनल्स जितना मिलकर काम करेंगे उतना ही हम सब ग्रो करेंगे, ज्यादा दिन हम इंडिपेंडेंटली, जितना सिनर्जी में फायदा है इंडिपेंडेंटली, उतना कभी इंसान ग्रो नहीं कर सकता जितना दूसरों के साथ ग्रो कर सकता है।
So again, thank you everyone for joining us. किसी को कुछ पूछना है या कुछ है तो feel free to connect with me और सोनम जी. सोनम जी ने अपना नंबर शेयर कर दिया है. In case miss out हो रहे हो, so you can always connect with me या शुभम जी, अंशु जी से भी आप ले सकते हैं. And thank you team compliance mantra once again. Thank you all my seniors, Amit sir, Hemant sir, thank you Bhavna and all other members who are here. अभी मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा एक एक करके, but thank you everyone. Anything else left किसी की तरह से तो please feel free, नहीं तो फिर हम wind up करते हैं इसको. बहुत सारे अच्छे पेशेंट आए. बहुत नॉइज आ रही है. आशीष कोई साउंड इशू हो गया आपके साथ में? ये सेशन याद रहेगा हमारे को बस. हाँ जी अमित सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? It's nice to see that the child grown with us are become a speaker. Great, Sonam. Thank you so much, sir. Thank you so I much. appreciate your effort and then dedication towards to the profession, and hope the all you youngsters will take to the new heights with the similar collaborations with compliance mantras and others peoples. Definitely, it's been a great to see all of you in a larger platforms. Great. So, and one more thing I want to add up, that we need to take some more interactive sessions on an audit, on message, on the other things, so that we could connect to the students as well as the younger members for their day-to-day theories and other things. So definitely we must promote to this group. Either we must promote to the group on a online, on the digital marketing and other ways. So thank you all, and great appreciate Sonam once again. Thank you so much. Thank you for joining. Great. Thank you. Thank you for joining. Exactly. Thank you. Feels good अगर हमारे सीनियर्स हमारे साथ सपोर्ट में है. हम तो ठीक है, ट्राई कर रहे हैं, अभी कोशिश करते रहते हैं एज यंग सीएस कि हम लोग जितना ज्यादा इनपुट दे सकें मार्केट में. बट आप लोगों का सपोर्ट और गाइडेंस इज समथिंग दैट वी ऑलवेज वुड लुक अप टू एंड हमेशा चाहिए होगा. We also have with us Sanjay Sharma ji. Sanjay sir is a very senior advocate, president of Sales Tax Bar Association, currently a member of Sales Tax Bar Association. Hello sir. Very experienced sir. If you can just add on something and raise the occasion. Pranav, and very nice. It was really nice session, interactive session. Thank you, sir. Speaker was very short and crisp and to the point. I think what she could cover in just an hour, she has covered the most important points of the important changes in income. Yes, sir. And we look forward for this PPT and the really nice interactive session. More sessions in future now. Bilkul, sir. And thank you. Good work for the profession. Thank you so much for joining. Keep it up. Thank you, sir. Thank you so much. All the best. All the best. Thank you, sir. Thank you. Thank you, members. So we'll wind it up now. Thank you. And we look forward to seeing you again in the upcoming sessions that we'll be organizing. And anyone else who wishes to organize a session in the coming days, कोई भी speaker बनना चाहता है किसी भी topic पे, feel free to connect with me. Any topic related to our profession, हम कुछ भी कर सकते हैं. कुछ इंस्पायरिंग टॉपिक पे किसी को देना है, मोटिवेशनल टॉपिक पे किसी को वेबिनार, तो मोस्ट वेलकम. तो फील फ्री टू कनेक्ट विद मी. शुभम जी, कंप्लायंस मंत्रा टीम बहुत अच्छा काम कर रही है यहाँ पे कनेक्टिंग ऑल द प्रोफेशनल्स. सो ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू end this meeting, and again thank you everyone for joining us today. Thank you. Thank you so much. Sure, आशीष जी पक्का करते हैं. हाँ, तो अच्छा सेक्शन है, मतलब एक्सप्लेनेबल सेक्शन है. को समस्या आती है उस चीज की, तो थोड़ा समझा देंगे सर सबको. बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल. Thank you. Winding up the meeting now. Thank you.